जी, भाई भोला साहू जी, भाई जितिन बिहार जी और अधिकारीगण हमारे उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों को स्वागत करता हूँ। कल 2 जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद यहाँ सामाजिक संगठन से मुलाकात हुई और बहुत सारे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शासन की योजनाओं का फीडबैक हम लोग लेते रहे और जिस प्रकार से लोगों में भूमि श्रमिक न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है, श्री धन्वंतरी मेडिकल का लाभ और शिक्षा के मामले में सभी विषयों की जानकारी हम लोगों ने लिया। और कल एक महत्वपूर्ण मजेदार घटना घटी जिसमें नरवा बनाने की बात हो रही थी, खासकर एलबी नगर में। तो उसके भी बारे में कहा कि नाला है उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है, और क्योंकि यदि हम नाला ही खत्म कर देंगे तो फिर पानी जाएगा कैसे। पानी रोकना जरूरी है नाला में, लेकिन नाला ही खत्म कर दे ये चिंता का विषय है। तो और वही दोनों पक्षकार साथ थे और दोनों ने स्वीकार किया कि नाला बनना चाहिए ताकि पानी का निकासी होते रहे। इस प्रकार की भी घटनाएं सामने आई। तो बहुत अच्छा फीडबैक है। और कल एलबी नगर को नगर पंचायत बनाने के और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के साथ दूसरे अर्जुनी में कॉलेज की डिमांड थी, उसकी भी मैंने घोषणा की। और वहाँ जीठिया में जो शराब दुकान है उसे भी अभी अधिकारियों की बैठक में मैंने उसे हटाने की घोषणा मैंने की। साथ ही जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इसे मार्केट बना दिया जाए और रेस्ट हाउस है, वो रेस्ट हाउस के लिए राशि आ भी चुकी है और बनना भी है, तो उसे दूसरी जगह बना दिया जाए। तो शहर के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी मैंने सभी नगर पंचायत के अध्यक्ष और समाज के लोग सारे लोगों ने एक डिमांड की कि इसमें बढ़िया से सब सुविधा बाजार बन जाए तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। तो इसके लिए भी मैंने आवश्यक निर्देश मैंने दिया है। कल एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई जिसमें चिट फंड कंपनियों के कार्रवाई के संदर्भ में। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ लगभग 15 करोड़ की राशि, संख्या कितनी होगी, 20,000 कितना 19,000 लोगों की करीब 15 करोड़ रुपया वापसी की गई। और पूरे देश में चिट फंड कंपनियों के पैसे वसूल कर निवेशकों को वापस करने की कार्रवाई सबसे पहले राजनांदगांव जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और वो राशि अब पहले तो 1600 के आसपास संख्या थी, अब 19,000 लोगों के पैसे वापस किए। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये संतोषप्रद है। इसमें और भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से बात ये है कि पहली बात तो उसकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, निवेश कहाँ कहाँ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ कहाँ है, ये जानकारी इकट्ठा करना एक कठिन काम है। तो जो जानकारी मिलती है कलेक्टर के पास या एसपी के पास, और उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया भी है, क्योंकि ये सारे प्रकरण बना के न्यायालय में ले जाना होता है और न्यायालय के आदेश पर ही उस संपत्ति की पूर्ति की जाती है और पूर्ति होने के बाद वो राशि फिर लोगों को वितरित किया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है और नहीं समझता कि देश में किसी राज्य ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है। अन्य राज्य भी हमसे संपर्क कर रहे हैं कि ये कैसे आप लोगों ने कर लिया, पैसे कैसे वापस हो गए। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं और इसमें आंशिक सफलता मिली है, कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये प्रक्रिया जटिल भी है और लेकिन करना भी जरूरी है। तो जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे राजनांदगांव जिला हो, रायपुर हो, धमतरी हो, बिलासपुर हो, यहाँ हम लोगों ने इस प्रकार से कार्रवाई की है और पैसे वापस दिए। तो आज
महत्वपूर्ण विषय ये है कि लोगों के जो हमारी जो सरकार के जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जनता को ताकतवर बनाना, खासकर आर्थिक रूप से। और इसके लिए सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाया है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौपालकों के लिए। उसको ये सारे जो कार्य है वो लाभकारी हो। और वहीं आपने देखा है कि किस प्रकार से चिट फंड कंपनियों के प्रचार प्रसार में लोग लगे रहते थे और पैसा लोगों को दलवाए भी, और उसके बाद पैसा लेके रफू चक्कर हो गया। और इनके जो सांड कान कौन लोग हैं उसको आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप लोग राजनांदगांव के हैं, इसलिए बताने की जरूरत मुझे नहीं है। और दूसरा, आज महंगाई बेरोजगारी से सब लोग जूझ रहे हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है वो देश के लिए एक नजीर बना हुआ है। कैसे इस महंगाई से जूझने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। वहीं गौठान के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उसे और आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक में 2, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। हर रिपा में 2-2 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निर्माण भी हो रहा है, जिसमें पानी, बिजली, शेड, पहुंच मार्ग, ये सब हम लोगों को उसमें करेंगे, ताकि गांव के ही नौजवानों को उसको वहाँ रोजगार मिल सके। जो छोटे मोटे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ हमारे नौजवान लेंगे। कार्डलेस है, कार्डलेस। हाँ जी, बैठ के बात कर लीजिए, चालू कर लीजिए आराम से। आप सामने आगे दे दे, वो ठीक नहीं काम कर रहा है। हेलो हेलो। हाँ, दाऊ जी, सारा इंडिया का पैसा था 15 करोड़ रुपए, जिसमें 10 करोड़ का चेक बाउंस हो चुका है और अधिकारी उन्होंने जमानत दे चुके हैं डायरेक्टरों को, और डायरेक्टर के वकील आते हैं और उनको समय पे समय दिया जा रहा है। अभी तक उसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी। उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करेंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए, और उन्होंने कुछ समय मांगा है, हम पैसा दे देंगे। और क्योंकि वो कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 500 से अधिक डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी हमारे यहाँ हुई है। और डायरेक्टरों से भी मैंने ये संदेश भिजवाया है कि हमको आपको गिरफ्तार करके खुशी नहीं मिलेगी, आप तो निवेशकों को पैसा वापस करो। जब नहीं किए तो गिरफ्तारी हो रही, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि सहारा के लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया, हम ये जो पैसा हम जमा कर देंगे तो हम पे कार्रवाई न करें, तो उसकी कुछ मोहलत दी गई है। राव जी नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में खासकर धार्मिक आस्था को मजबूत करने के लिए, सम्मान करने के लिए आपने अभूतपूर्व काम किया, चाहे वो गमन पथ हो या फिर दीपावली के समय प्रदेशवासियों के लिए सोटा भी खाया आपने। अभी हाल ही में राजनांदगांव में जिस तरीके से धार्मिक आस्था में चोट पहुंची ऐसे आरोप लगाए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक चीज है कि ये जो शपथ है वो कब शुरुआत हुई इसकी? बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और तब हजारों की संख्या में जाके नागपुर में जो दीक्षा स्थान है वहां पे उन्होंने इस प्रकार से शपथ दिलाई थी। लेकिन यदि बौद्ध धर्म देखें, भगवान बुद्ध के देशनाओं में आप अध्ययन करें तो ये है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैं सबसे यही चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है उसका भी अध्ययन करें, और उन्होंने कभी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही थी। तो जब मैं ये करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी भी ये सिद्धांत है कि हम अपने धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करें।
तो दूसरे की भावनाओं भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई कृत्य न हो जिससे दूसरे का की भावना आहत हो। दे दो भाई, माइक दो ना यार, क्यों नहीं देते? आप पकड़े रहते हो जी। आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल लगातार आप खोल रहे हैं जी। महाविद्यालय खोलने की योजना है, जिले की कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? स्वामी मतलब अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी कॉलेज। जी, अंग्रेजी तो इस साल हम लोगों ने 10 अंग्रेजी कॉलेज खोलने का फैसला किया पूरे प्रदेश में। और चूंकि जब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, अभी 279 स्कूल संचालित है और अगले वर्ष तक के 400 स्कूल और खोलने की हमारी योजना है। तो कुल मिला के लगभग 422, तो कुल मिला के 700 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो छात्र छात्रा वहाँ बाहरी निकलेंगे तो उनको अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। उसका भी हमारे सरकार में के ध्यान में है। और इस साल हम लोग 10 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे और प्रयास हमारा ये होगा, खासकर जो बड़े जिले हैं वहाँ तो कम से कम कॉलेज खुले ही अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज। के मामले में भाजपा अजय सीडीएस के मामले में भाजपा आपके खिलाफ अदालत जा रही है, मानहानि का दावा कर रहे हैं। ये बयान है रमन सिंह जी का और भाजपा का। सीडी स्कैम कांड सीडी कांड 5 साल पुराना। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें कुछ मानहानि करने जा रहे हैं। सीबीआई जांच की है ना। मैं तो उस समय भी बोला था ये सारे सूत्र हैं वो सीएम हाउस के अंदर ही है, उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, है ना। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, मैंने जमानत ली नहीं थी, ठीक है। अब इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया है और सीबीआई है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसमें कौन सा मानहानि दावा करने जा रहे हैं? राव जी, पिछले महीने इस महीने की बात करें, राजनांदगांव के सहित पूरे प्रदेश की बात करें, तो उसमें क्या उसमें मानहानि दावा कर रहे हैं? कोई कुछ बोला उस मामले में? तो आप पहली बार बोल रहा हूं मैं। एक चीज बताओ आप, इस पूरे घटना के बाद, न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद, अब वो घर में बैठे बैठे आजकल वो ट्वीट वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो उसको कोई कार्यक्रम में बुलाते नहीं, जाने देते नहीं, उसको दौरा करने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस मामले में इस बीच में किसी का बयान आया नहीं है, तो किस बिना पे वो मानहानि दावा करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे? राव जी, लगातार राजनांदगांव से अगर पूरे प्रदेश की बात करें, पिछले 2 महीने में ट्रांसफर लिस्ट जो निकली है, ट्रांसफर लिस्ट लोगों के हाथ में आ गई है, लेकिन या तो उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है या तो वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा है। इस पर कितना आप क्या संज्ञान मिलेंगे? तो जब तक वहाँ रिलीवर नहीं जाएगा उस पर रिलीव करेंगे। वो तो जिला प्रशासन देखेंगे। पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये तो मध्य प्रदेश के समय भी ये होता था, या अभी भी हो रहा है। तो जो रिलीवर वहाँ भेजा जाएगा उसके बाद रिलीव होगा। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री, 1 मिनट जी। देखिए, एक चीज है कि कोरोना के कारण से हम लोग 2 साल तक के सब लोग सार्वजनिक कार्यक्रम जा नहीं पा रहे थे, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन उस समय भी बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई। आपको याद होगा कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने बजट में शामिल किया और तुरंत लॉकडाउन हुआ। यहाँ तो पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि चावल का उत्सव मनाते थे, बिजली का उत्सव मनाते थे, पता नहीं क्या क्या त्योहार मनाते थे, बिजली त्योहार, चावल त्योहार, ऐसा करके कुछ कुछ मनाते रहते थे। लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी राशि जो लगातार 4 साल से दे रहे हैं, तो हम लोग तो उस समय तक ये था कि वर्चुअल ही सब किए। कार्यक्रम जो हुआ वर्चुअल हुआ, उसके खाते में पैसा गया, डाल दिए। लेकिन उसका फीडबैक क्या? ऋण माफी किए, उसका फीडबैक क्या? 35 किलो चावल सबका राशन कार्ड बनवाए। पिछले सरकार में तो ये होता था
कि आप राशन कार्ड बनाओ, चुनाव निपटा, राशन कार्ड कटवाओ, ये चलता रहा और उसी में घोटाला हुआ, नान घोटाला। रमन सिंह जी जवाब नहीं दे रहे, उसमें सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है, और क्या केवल 2-4 महीने की जांच होनी चाहिए? जब से ये योजना चालू की है हमने कहा एसआईटी का रन किया, शुरू करो इसकी जांच, जब गड़बड़ है तो रमन सिंह धर्मलाल कौशिक को जाके पीआईएल लगवा दिए। अब इसमें पीआईएल क्या हो सकता भाई? यदि भ्रष्टाचार की जांच करना है तो उसमें पीआईएल लगा दिए, और उसके बाद अभी जांच रुकी हुई है। तो रमन सिंह से यही कह रहे हैं कि भाई ये गरीब जनता का पैसा है, राशन कार्ड है, आम जनता का पैसा है, ये चीट फंड कंपनी है वो आम जनता का पैसा है। इसमें कितने पत्रकार होंगे, कितने कर्मचारी अधिकारी होंगे, कितने किसान, कितने मजदूर, कितने महिलाएं हैं जो चीट फंड कंपनी में पैसा डाले हैं। 6000 करोड़ से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ से गया है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ईडी क्यों जांच नहीं करती? मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ इसमें, तो इसमें जांच नहीं होती, बचत में घूम रहे हैं गली गली। ठीक है जी। तो इसलिए वो जो योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद। इसमें कोई प्रायोजित नहीं। कुछ अधिकारी लोग एक बार रायगढ़ में शिकायत दिया है कि ये सिखाया जा रहा है। तो एक बात है कि इसमें यदि कुछ सिखा भी रहा है तो वो ठीक ढंग से बात रखे। मैं बहुत सारे देखा हूँ कि अभी भूमि श्रमिक न्याय योजना हमने चालू किया, बहुत सारे गरीब साथियों को पता ही नहीं है कि ये योजना क्या है, वो आवेदन ही नहीं कर पाए। तो हम लोग अभियान चलाए तो पहले तो 3-3.5 लाख लोग थे, अब 4,55,000 से अधिक लोग उसमें उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाओं का जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं इस योजना का लाभ लिया हूँ, हजारों लोग बैठे रहते हैं तो वो भी सुनते हैं, कई गांव के लोग रहते हैं, तो उससे ये होता है कि हमको भी इस योजना का लाभ लेना है। जैसे अभी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें 20 लाख तक के हम लोग सहायता देते हैं, शासन की ओर से मिलता है। और जब इस प्रकार से कोई, अभी मैं जांजगीर विधानसभा गया था, एक 2-3 साल का बच्चा है जो ब्रेन में जो नस जाता है वो खराब हो गया था, और 72 घंटे के अंदर उसको ऑपरेशन जरूरी था। और वहाँ के हमारे साथियों ने संपर्क किया सीएम हाउस में, और उसको तत्काल उसके एस्टिमेट बनाया गया और तत्काल उसके पैसा जमा किए थे। 12.5 लाख रुपया, गरीब घर का बच्चा था, कहाँ से कराता, लेकिन 12.5 लाख रुपये की सहायता मिल गई। तो ऐसी योजनाओं का प्रचार भी बहुत जरूरी है, जिससे लोग जाने समझे और उसका लाभ उठाएं। बहुत सारे पत्रकार साथी परिवार लोग मिल गए, मैंने कहा भैया आपको तो 2 लाख तक की सहायता दे दे, उसमें ज्यादा आएगा। मैं बोले मुख्यमंत्री विशेष सहायता से योजना से लाभ ले। तो एक प्रकार से ये है कि योजनाओं का फीडबैक भी लेना, और दूसरा बहुत सारी जो नए योजना हम लोग शुरू किए हैं उसके भी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। घोषणा पत्र ये साहब, घोषणा पत्र में इधर से आवाज आ रही? अच्छा आप बोल रहे हैं, मैं इधर देख रहा था। घोषणा पत्र में कितने वायदे पूरे रहे? जन घोषणा पत्र के अधिकांश जो बड़े वादे थे हमने पूरे कर दिए, कुछ बचे हैं करेंगे। कर रही है, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो है क्लीन चिट दे दी, बहुत सारे किसानों की फसल खराब हुई और उस मसले पे आज तक जांच कमेटी बन नहीं पाई। आपके डोंगर गांव का ही मामला है, इसमें इरिगेशन की अभी मैंने वो मुआवजा प्रकरण है उसके बारे में बोला है कि निर्देश दिया कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल जी, कोरोना काल में लगभग राजनांदगांव जिले में 40 प्राइवेट स्कूल बंद हुए, जिसमें जो बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे थे वो अभी शिक्षा से वंचित है। तो नोडल अधिकारी उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, तो अगले बार क्या उनके आत्मानंद या कहीं उनके एडमिशन के लिए कुछ ऐसा पहल की जाए? स्वामी आत्मानंद एडमिशन के अपने तरीके उसके बारे में जानते हैं। आवेदन आता है और लॉटरी निकलती है, उसी के एडमिशन होता है। आईटीआई के तहत जो स्कूल में जो जाना चाहते हैं उसमें वो व्यवस्था, अब स्कूल बंद ही हो गया तो उसके फिर दूसरे जगह कहीं आवेदन करना होगा। पहली बार कोई महिला बोल रही है, मौका दो। सर अभी 11 नवंबर को पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महतारी ओंकार रैली जो बिलासपुर में निकाले थे, पूरे प्रदर्शन किए, तो उसमें आपकी सरकार को कितना प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस सरकार देखिए उसे भाई, अब चूंकि शराबबंदी को लेकर चुनाव साल भर है तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब
निकल रहे हैं अपने अपने मान से सब हथियार लेके, है ना, तो उनका रैली उसी प्रकार से है। जबकि अब स्मृति ईरानी जी तो हमारे भारत सरकार में जिम्मेदार मंत्री हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये ट्रेनें बंद है और सैकड़ों ट्रेन हमारे यहाँ बंद है, कम से कम शुरू हो जाए, महिलाएं भी यात्रा करती, उसको सुविधा मिल जाए। दूसरा, स्मृति ईरानी जी बहुत महंगाई के बारे में खूब करती थी। जब 400 रुपये सिलेंडर था गैस का, तब आंदोलन करते थे, अब 1150 हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसके बारे में कुछ बोल देते, या कुछ सुविधा क्या योजना सरकार की इस महंगाई कम करने की, तो इसके बारे में मौन है। सर, एक मेरा सवाल था, पूरे मुल्क के 7 सूबे में, फिर से कर रहा हूं, मुल्क के 7 सूबे में हम बार बार देखते हैं कि इनिशिएट किया जाता है या फिर जातिगत या धर्म के नाम पे ये प्रयोग है या सहयोग, जो कभी कभी कवर्धा के नाम पे, कभी राजनांदगांव के नाम पे, पहले लोग समझ ले, या फिर ऐसा लगता है कि आपको ये सहयोग है या प्रयोग है जातिगत उन्माद भड़काने के लिए कर जाता है, या किसी जाति को लड़वाने के लिए किया जाता है, या जो अभी सरकार है उसको बदनाम करने के लिए किया जाता है, ये सहयोग है या प्रयोग? बहुत अच्छा सवाल है, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के पास कोई कार्य, उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है, और सत्ता प्राप्त करने का शॉर्टकट ये है कि 2 धर्म के लोगों को, 2 जाति के लोगों को लड़ा दो, घृणा फैला दो, हिंसा करा दो, और उससे वोट उसको मिल जाता है और सत्ता आए भी, और इससे उसको सत्ता तो मिली, लेकिन नुकसान देश को हुआ है, समाज को हुआ है, कि बहुत, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, अनुसूचित जाति के हो, सबका है, किसी एक का नहीं है। और इस बात को आजादी के पहले हमारे कांग्रेस के नेताओं ने समझा। बाल गंगाधर तिलक जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि देश के अंदर ये 3 ध्रुव हैं, एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ हिंदू है, तीसरा कोने में आपको अल्पसंख्यक है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये सारे हैं। ये 2 एंगल मिल जाए तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। और यही काम हमारे देश के आज़ादी में, चाहे वो नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो इस मेल कराने के लिए लगातार प्रयास किया। और जैसे इन लोग एक लाइन में आए, अंग्रेज भाग खड़े गए। और अभी जब एक सवाल, गंभीर सवाल उठा है, तो इसको उत्तर मुझे देने दीजिए, क्योंकि बहुत गंभीरता से उन्होंने बात करी है। तो जो बात देश की आजादी पहले से ही थी, आज गलत नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं कि इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। आपने सुना होगा, इनको पाकिस्तान भेज दो। अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है राहुल जी, तब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान से शुरू करो। अन्य बहुत सारे उदाहरण दिया जा सकता है और आप लोगों को जानकारी है। इन लोगों को कहना है कि इनको पाकिस्तान भेजो, और फिर आप आरएसएस के कार्यालय में चल दें तो ये अखंड भारत का नक्शा बना करके हैं। कोई भाजपा या आरएसएस के उनके साथी होंगे, उनके घरों में आप देखेंगे अखंड भारत का नक्शा। उस अखंड भारत के नक्शा में श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, तो इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे देश इसमें मिले हुए। पहला लाइन क्या है? इनको पाकिस्तान भेजो, और दूसरा लाइन क्या है कि इसको सबको मिला लो। तो भैया भेज क्यों रहे हो? जब सबको मिला ही लेने की बात है सभी देशों को, तो इसको पाकिस्तान भेज क्यों रहे हो? इसका मतलब ये है कि इनके पास केवल एजेंडा ये है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ, झगड़ा कराओ, समाज को तोड़ो, सत्ता हासिल करो। लेकिन इससे सत्ता हासिल हो गई, लेकिन अब
देश बिखराव की स्थिति में। आखिर मोहन भागवत जी को कहना पड़ा कि हर मस्जिद की खुदाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा ना, हर जगह खुदाई करो। तो इनको क्यों कहना पड़ा, क्यों उनको वहां निजामुद्दीन जाना पड़ा, क्यों ये कहते हैं कि सब एक ही, सबके डीएनए एक है। ये सारी बातें कहने का उद्देश्य क्या, मतलब ये वो भी घबराए हुए हैं। यदि इस प्रकार से बहुत ज्यादा रस्सी को या रबर को ज्यादा खींचो तो टूट जाएगा। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी तरफ सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। किसको जोड़ने के? भारत के लोगों को जोड़ना। सब में भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो। और जब जब हम लोग सब मिल के चले हैं तब देश आगे बढ़ा है। और जब बिखराव की स्थिति हुई, सामाजिक सौहार्द में कटता आई, वहीं देश उन्नति की दिशा में। आज क्या है आपकी जीडीपी, आपके महंगाई दर कितनी है, उसको देखिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर। लेकिन जब से राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं तब से महंगाई के बारे में भी चर्चा हो रही है और तब से बेरोजगारी के बारे में चर्चा हो रही है। 75,000 लोगों को नौकरी दी गई है, प्रधानमंत्री जी करें। कितने लोगों को मिला ये अलग बात, लेकिन बोल तो रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये मुख्य बात है। वो बताए उनको। किया था, निकाला भी था, उसकी भर्ती भी पूरी नहीं हुई है और आपने 12,289 पद की और निकालने की घोषणा की है। तो क्या वो पद जो है स्वीकृत हुआ तो वो पूरी करेंगे या फिर उसको निकालेंगे और साथ में पूरी करेंगे? और दूसरी बात, कला संकाय जो है उनके साथ भी वंचित है, उनके लिए 14,580 पद में एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया था। तो इसके लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहले पद निकाले थे उसका पुलिस वेरिफिकेशन किए और जिसका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया वो ज्वाइनिंग कर लिया। जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उसको अवसर दिया गया। और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के यदि ज्वाइन करा दें और बाद में उसका रिपोर्ट ठीक नहीं आए तो फिर उसको निकालने की कार्रवाई करो, वो उचित नहीं है। और इसलिए इसमें विलम्ब हुआ है। नंबर 1, अभी वो अलग है, ये पद अलग है, इसकी भर्ती की जाएगी। अब जो और पूछे उसे डिटेल बाद में जानकारी दीजिए। जी, वो कहाँ कर आ गया यार, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में अंदर हो गया। हाँ, उसको वही रायपुर के पत्रकार साहब ने दिए थे। इतना बड़ा अट्टालिका बनाया है वो। हाँ, कहाँ बन जाएगा? बिल्कुल, ये सवाल है, ये होना चाहिए। मुलाकात कार्यक्रम के तहत योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तो मैं दूसरे थोड़ी करूंगा। अब तक की समीक्षा से आपको अपनी खुद की ऐसी कौन सी योजना है जो आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए, एक चीज है कि हम लोगों की बहुत सारी ऐसी योजना है जो चुनाव पहले हमने वादे किए थे। बहुत सारी ऐसी योजना है जिसको हमने कहा नहीं था लेकिन लागू किया। जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने वादा नहीं किया था। हम भूमि श्रमिकों को उसको 7,000 रुपया जो पीएम किसान सम्मान निधि उससे भी ज्यादा 1,000 रुपया दी भूमि श्रमिकों को दे रहे हैं। ये हमने घोषणा नहीं की थी लेकिन इस योजना को लागू किया। और अगले चुनाव जहां तक जाने की बात है तो वो चुनाव घोषणा तो पार्टी जारी करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो काम हम लोगों ने किया उस आधार पे हम वोट मांगे तो पर भी हमको सफलता मिलेगी। हमने 2,500 रुपये का वादा किया था लेकिन अब मिला क्या? आज 2,640 अभी जो धान बेचेंगे उसकी कीमत पड़ेगी 2,640। अगले साल 150 रुपये बढ़ गया तो समझ लो वो जाएगा 2,800 तक के। वादा हमारा 2,500 था। रमन सिंह जी तो 2,100 बोल के नहीं दिए थे। इसी राजनांदगांव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हर साल में बोनस दूंगा, लेकिन वो दे भी नहीं पाए। 2,100 भी नहीं दे पाए, 300 भी नहीं दे पाए। हमको सारे अड़चनों सारे परेशानी
मतलब एक प्रकार से भारत सरकार अड़ंगा लगाया वो तो है ही, दूसरे तरफ कोरोना जैसे महामारी वो भी एक बड़ी चुनौती के रूप में आया, लेकिन हमारे कदम डगमगाए नहीं। उन किसानों को जो वादा हमने किया था वो पूरा किया, ये बात भली भांति जानते हैं। और संकट के समय में जो आदमी खड़ा हो उसको कभी कोई भूलता नहीं है। और इस कोरोना के संकट में गरीबों को राशन देने के बाद 3 महीने तक के राशन एक मुश्त देने के काम केवल छत्तीसगढ़ सबसे पहले हुआ। बजट तो हमारा अनुकरण किए, तो उस समय मजदूरों के साथ खड़ा होना, मनरेगा काम सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू हुआ। हम लोग उनके 26 लाख परिवारों को दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दिया, तेंदुपत्ता, लघु उपज संग्रहण, सब कोरोना लॉकडाउन था, पूरा व्यापार व्यवसाय ठप था। स्व सहायता समूह बहनों के माध्यम से हमने लघु उपज खरीदी किया, लोगों को पास पैसा पहुंचाने का काम किया। ये चीज को भी कोई भूलता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितना ही हमको इन हमारे जो कार्य हैं उसी को हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमें प्रतिसाद मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 14 सीटों को सिमट गई थी जी, इस बार आपका इरादा कहाँ पहुँचाने का है? नहीं भैया, अभी तो हम इसी मेंटेन करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। राव जी हाँ जी, हाँ जी, फ्री डबल यार अच्छा आपने पूछा था। हाँ मेरा एक सवाल है, भाजपा सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना निकाली थी, जी, तीर्थ यात्रा योजना हाँ। भाजपा सरकार चलाई हाँ। थी, तो आपकी सरकार ने बुजुर्गों के लिए ऐसी कोई योजना है जो बस से या ट्रेन से उसके लिए देखो पिछली सरकार ने क्या क्या किया था क्या नहीं किया था उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको 2 साल तो कोरोना निकल गया बॉस, किसी के निकलने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात है कि ट्रेनें सारी रद्द हो गई छत्तीसगढ़ की, और वो जो आजकल वो गुजरात से शुरू की ट्रेन तो भैंस से टकरा जाती है दूसरी, उसकी स्थिति देख रहे हैं। यहाँ भी शुरू होने वाला सुना हूं, तो भैंस से टकराती है ट्रेन, घायल हो जाती है, तो हम आखिर कैसे। और फिर दूसरी बात है कि चप्पल लेके देना, मोबाइल लेके देना। अरे भैया, हम किसानों को, मजदूरों को, उन पर संग्राहकों को जेब में पैसा डाल रहे, वो जहाँ चाहे घूमे, जो चाहे कपड़ा पहने, जैसा जिस ब्रांड का जूता चप्पल पहनना चाहे वो पहने, जिस ब्रांड का मोबाइल खरीदना चाहे वो खरीदे, उसके पसंद पे छोड़े ना। हम क्यों कहें कि आपको यही जाना है, वो कहीं भी जा सकता है। पैसा हमने इतना दिया और घूम भी रहे छत्तीसगढ़ के लोग, किसी तीर्थाटन स्थल पे जाकर देखे जो मिलेगी छत्तीसगढ़ के। आदरणीय मोदी जी नमस्कार। राव जी एक सवाल था। आदरणीय मोदी जी नमस्कार जी, आपके नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजना प्रदेश में लागू है। इसी तरीके से राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत लोगों को पट्टा वितरण किया जा रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जो अतिक्रमण भूमि में काबिज हैं और उन्हें आज तक पट्टा वितरण नहीं किया गया। तो देखना पड़ेगा ना जमीन किस मद का है। आजू बाजू सब आस पास अगर सवाल इसका है उद्योग विभाग की जमीन तो नहीं है, फॉरेस्ट की जमीन तो नहीं है, सबको मिल गया ऑलरेडी। तो वही मुश्किल ये है कि फॉरेस्ट में भी यदि उसकी भी जमीन है, छोटे बड़े झाड़ के जंगल यदि उस मद में दर्ज है, तो देश में पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ जो उनको पट्टा दिया है, वन अधिकार पट्टा दिया है, जगदलपुर में, नगरी में, प्रेम नगर में। और कल भी मैंने निर्देश दिया कि यहाँ भी जो वन भूमि में है उनको दिया जाए। आखिरी सवाल बात, फिर मैं आप लोग से मांगता हूँ। मेरा एक सवाल है हाँ, और एक ध्यान आकर्षण भी है आपके लिए। ध्यानाकर्षण यहाँ से हम करता है, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि चूंकि आपने चिटफंड कंपनियों को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है जी। मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी, उन्होंने 9 नवंबर को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने राजनांदगांव में एक वादा किया था कि बीएनसी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है। उस वादे को आप कहां तक निभा पाएंगे और क्या उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी? बहुत सही सवाल है और मैं इस मामले में प्रयास किया, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएनसी मिल पड़ा हुआ है और इस प्रदेश में हर साल हमको बारदाने की जरूरत पड़ती है, लाखों गठान, 4 लाख 5 लाख गठान की जरूरत हमको पड़ती है। क्यों ना यहाँ इसमें जूट मिल बना दिया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, मिल फिर से चल पड़ेगा, तो जगह भी है तो हम बारदाना ही बना दें। तो बहुत सारे लोगों को मैंने उद्योगपतियों से बात की कि सिर्फ हम आपको उपलब्ध कराएंगे तो कम से कम रोजगार लोगों को मिले। और यदि आपके माध्यम से बात यदि किसी उद्योगपति के पास जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन तक पहुंचती हो तो निश्चित रूप से पहुंचे।
तो इसका उपयोग भी हो और जो हमारे नेता ने जो वादा किया उसको पूरा भी हो। सर एक आखिरी सवाल। एक सवाल किशोर भाई, एक मिनट सर, और चूंकि तुम्हारा ध्यानाकर्षण बता दो। जी मैं वही बता रहा हूँ, जो आपने चिटफंड कंपनियों में लगभग 19,000 लोगों के पैसे वापस कराए हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। और गांव-गांव में हम फील्ड में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी मिलती है। तो इस अभी जो चीजें मैं देखने को मिल रही है मेरे को, वो ये है कि फॉरेक्स मार्केटिंग के जरिए, शेयर मार्केटिंग के जरिए फिर से वही एजेंट जो चिटफंड कंपनियों में काम करते थे, जिनको आपने उन पे एफआईआर होने नहीं दी, उनको एक तरीके से अभय दान दिया, जेल जाने से बचाया, वही लोग फिर से चेहरे बदल के आज मासूम किसानों को पैसा आ रहा है, उनके पैसों पे नियत लगाते हुए फिर से उनको फॉरेक्स मार्केटिंग। ये क्या होता है? ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक मार्केटिंग है और उसमें एक साल में पैसे डबल करने के झांसे दिए जाते हैं। और ऐसे झांसे ना है भाई, आप लोग थोड़ा जागरूकता अपनाएं, आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये मतलब एक साल में दुगुना करना, ये तो लोगों को धोखा ही देना है। ठीक, बहुत आखिरी सर, नहीं ये आखिरी एक सवाल दाऊ जी। रुको भाई, हाँ चलो बोलो भाई। ये माइक जरा क्यों दे दिए भाई? दो माइक कैसे दे देते हो आप लोग? एक माइक इधर भी है, तीसरा है वो वापस करो। अरे एक ही सवाल आखिरी। एक माइक। अरे यार ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। हाँ। हिमाचल प्रदेश में आप गए थे प्रचार प्रसार। हाँ जी। छत्तीसगढ़ के मॉडल को आपने वहाँ के लोगों के सामने रखा, कितना प्रभावित करेगा, कितना लुभाएगा ये मॉडल? देखिए, हम लोगों ने जो वहाँ के साथियों से, कांग्रेस के नेताओं से जब छत्तीसगढ़ की योजनाओं साझा किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया जो शासकीय कर्मचारी हैं, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, नंबर 1। नंबर 2 जो अंग्रेजी स्कूल है उसको हर विधानसभा में 4 उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला। तीसरा गोबर खरीदी जो योजना है उसको उन्होंने पसंद किया है। चौथा हो गया। पांचवा ये है कि ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ भी बेरोजगारी बहुत है, उसको भी उन्होंने उसमें डाला है। तो 10 गारंटी में से 4-5 क्षेत्र यही हमारे छत्तीसगढ़ के। सर जी, जिले भर में रेत का अवैध खदान, मुरुम का अवैध खदान संचालित हो रहा है, बावजूद महंगाई कम नहीं हो रही है, आसमान छुआ हुआ है। ठेकेदारों का कहना साफ है कि खनिज विभाग को रिश्वत दिया जाता है, आरटीओ को रिश्वत देते हैं। आप जानकारी दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो महंगाई तो है ही ना, महंगाई इस कदर अवैध खदान चल ही रहा है। जैसे मानपुर रेत खदान जो चल रहा था, 2 एकड़ का परमिशन तो 50 एकड़ में खुदाई हो रहा था, पर भी जहाँ चली। सुनो, अब एक चीज, यदि कोई वस्तु यदि महंगी हुई है उसका एक कारण नहीं होता, अभाव ही एक कारण नहीं होता। उसका दूसरा कारण ये है कि आपके ट्रकें कितनी, ट्रैक्टर कितनी महंगी हुई और उसमें डालने वाले फ्यूल वो कितने महंगे हुए, और इसके इन सबको जोड़कर ही उसका रेट तय होता है। तो महंगाई इसलिए बढ़ा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक वापस। एक बात आप लोगों ने मांग की है, ज्ञापन दिया, उसके बारे में कुछ बोल दूं? जी वही मैं बोलने जा रहा हूँ। माइक लीजिए सर, नहीं माइक लीजिए, ये ठीक नहीं, ये माइक ले लीजिए सर, माइक लीजिए, माइक दीजिए। एक तो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है यहाँ डोंगर गांव में पत्रकारों के आवास के लिए, तो बहुत बढ़िया रास्ता पूरे प्रदेश के पत्रकारों को आप ही जिले से दिखाया है। राजनांदगांव के पत्रकारों ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता आप सबके लिए है। वो ऐसा कर लीजिए, आपको है ना जमीन भी उपलब्ध हो जाएगी और उसके विकास के काम में भी हम करेंगे। राजनांदगांव के पत्रकारों में बधाई देता हूं कि पूरे प्रदेश के पत्रकारों को आपने रास्ता दिखाया है ना, तो इसलिए आप वो उसी रास्ते में डोंगर गांव वाले चले तो मंजिल मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रहन दे यार, मुझे जाना है घर, बहुत काम है यार।